जैसा कि काफ़ी दिनों से खबरें आ रही थी कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अपनी नई आवासीय योजना महाकुंभ के समय पर ला सकता है, यानी कि महाकुंभ के शुभ अवसर पर आवासीय भूखंडों का पंजीकरण खोला जाएगा। ऐसी सूचनाएं आ रही थी काफ़ी दिनों से और आप सब लोग इंतजार भी कर रहे थे। चैनल पर आप लोगों ने कमेंट करके पूछा भी था कि जो महाकुंभ शुरू होने वाला है उस पर आवास एवं विकास परिषद अपनी कौन सी योजना लॉन्च करेगा। हालांकि लोग ये कयास लगा रहे थे कि जो जेल रोड योजना है वहाँ पर भूखंडों का पंजीकरण खोला जाएगा, वहाँ पर पंजीकरण होगा भूखंडों का और उनको भूखंड खरीदने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने पंजीकरण तो खोला है, लेकिन जेल रोड योजना जो उनकी है गृहस्थानम, वहाँ पर नहीं, अवध विहार योजना में दोबारा से एक बार इन्होंने भूखंडों का पंजीकरण खोला है, जो कि आज 13 जनवरी को खोला गया है। और उसकी यह सूचना है 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अवध विहार योजना में अपनी कुछ भूखंडों के लिए पंजीकरण खोला है। यहाँ पर आप पंजीकरण करा करके ऑनलाइन प्लॉट ले सकते हैं, भूखंड ले सकते हैं। तो इस योजना में टोटल कितने प्लॉट हैं और किस साइज़ के प्लॉट हैं और यहाँ पर कौन कौन ले सकता है, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना एकदम न भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए व्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन व्लॉग्स LKO। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अवध विहार योजना की बुकलेट है और यहाँ पर सामने लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अवध विहार योजना लखनऊ में सामान्य पंजीकरण। तो सामान्य पंजीकरण है ये, और यहाँ पर आप आवासीय भूखंड प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर पंजीकरण करके। तो ये सुनहरा अवसर, ये पूरा इनका बुकलेट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर पंजीकरण की डेट दी गई है कि 13/1/2025 से 13/2/2025 तक, यानी कि 13 जनवरी से 13 फरवरी तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं। तो ये आवास विकास का यहाँ पर परिचय दिया गया है। परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है, आवास विकास क्या है और क्या करता है यह सभी लोग जानते हैं और ना ही आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है अवध विहार योजना लखनऊ के सेक्टर 7C में आवासीय भूखंडों का विवरण। तो यहाँ पर देखिए यह डिटेल दी गई है कि कितने टोटल प्लॉट हैं और उनकी क्या कीमत होने वाली है। योजना का नाम जैसे कि है अवध विहार योजना लखनऊ, और जो भूखंड हैं यह 128 स्क्वायर मीटर वाले भूखंड सारे हैं, एक ही साइज़ के भूखंड हैं। और जो टोटल भूखंड है वह 72 हैं, यानी कि 72 प्लॉट हैं टोटल। मानक मूल्य जो इनका रखा गया है, लक्षित मूल्य है, यह इनका 54,91,000 रुपये है, यह सब लाख में है। और जो पार्क फेसिंग और कॉर्नर के भूखंड हैं उनका 63,11,000 रुपये का दाम है। और जो पंजीकरण धनराशि है यह भी लाख में है। सामान्य श्रेणी के लिए 2,75,000 रुपये और आरक्षित श्रेणी का अगर कोई उम्मीदवार है उसके लिए 1,38,000 रुपये ये पंजीकरण धनराशि है। तो यह पंजीकरण धनराशि आपको देनी होगी पंजीकरण कराते समय, और यह आपका पूरा यहाँ पर जो है यह आपका मूल्य है। अगर आपका नॉर्मल प्लॉट है तो आपका 54.91 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, और अगर कॉर्नर या पार्क फेसिंग है तो 63.11 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। इसमें आगे दिया गया है आवंटन विक्रय करार के उपरांत पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुए 1 माह में जमा की जाने वाली धनराशि, यानी कि जब आपका भूखंड वहाँ पर अलॉट हो जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, तो इस राशि को मिला करके इतने पैसे आपको 1 महीने के अंदर वहाँ पर जमा करने होंगे। यह सब देख लें और यह बताया जाता है, और मैं भी यह बड़े ध्यान से इसलिए बता रहा हूँ कि यह सारी चीज़ें आप व्यवस्था कर लें, उसके बाद में ही यहाँ पर कोई फॉर्म वगैरह डालें। अगर यह सब आपके पास सिस्टम है तो यहाँ पर आप आवेदन करें, अन्यथा एक बार आवेदन आपने कर दिया और यह सब पैसा फंसा दिए, बाद में यह पैसा जो आपको 24,71,000 और 26 लाख यह देना है, ये सब में आपको देरी होती है तो हो सकता है आपका आवंटन रद्द कर दिया जाए। तमाम नियम और शर्तें यहाँ पर लागू होंगी। अवशेष धनराशि 72 मासिक किस्तों में आपको देनी होगी। मानक यह है 0.53 और पार्क फेसिंग का 0.69। तो यानी कि जब आप
यहाँ पर पंजीकरण करेंगे तो पंजीकरण के समय आपको ये 2,75,000 देने पड़ेंगे, और अगर आपका यहाँ पर प्लॉट निकल आता है तो इसको मिला करके आपको 24,71,000 रुपये पूरे करने होंगे। अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं तो 1 महीने के अंदर ये पैसा देना होगा। बाकी जो पैसा इनका बचता है वह आपको 72 किस्तों में देना है। उसके लिए बैंक फाइनेंस वगैरह भी आप लोग करवा सकते हैं, वो अलग प्रक्रिया है, उसमें भी जा सकते हैं। बाकी आप किस्तों में यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं अगर आपके पास इतना पैसा है तो। अब यहाँ पर दूसरा दिया गया है विशेष नोट, योजना में विक्रय हेतु प्रस्तावित भूखंडों के क्षेत्रफल में विकास कार्य कराए जाने के उपरांत कार्नर इत्यादि के भूखंडों की स्थिति में क्षेत्रफल में परिवर्तन की दशा में वास्तविक माप के अधिक आधार पर भूखंडों के घोषित विक्रय मूल्य में संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो योजना में भूखंड प्रस्तावित हैं, जो भूखंड हैं, और जब वहाँ पर विकास कार्य किया जाएगा, प्लॉट वगैरह काटे जाएंगे, अगर उनका बढ़ जाता है क्षेत्रफल तो आपको वहाँ पर ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि जितना एरिया होगा उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। ये नहीं कि भाई हमने 128 स्क्वायर मीटर का प्लॉट लिया था जिसका कार्नर का इतना पैसा था और हम उतना ही पैसा देंगे, वह नहीं। अगर वह बढ़ जाता है तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें विशेष आकर्षण में बताई गई हैं कि यहाँ से मुख्य चीज़ें जो हैं उनकी दूरी क्या है। जैसे कि ये बताया गया है जिलाधिकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जिला अस्पताल से 6 से 8 किलोमीटर की दूरी है, और यह सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। तो या तो आप लोगों को पता ही होंगी। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 45 मीटर, 30 मीटर, 24 मीटर, 12 मीटर और 9 मीटर चौड़ी सड़कें यहाँ पर विकसित की जाएंगी या विकसित हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में हम लोग आते हैं, ये लेआउट प्लान है योजना का। यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये 30 मीटर की रोड है, ये सेक्टर 7D है, और इसके इधर ये सेक्टर 7C है, जिसमें इस तरीके से प्लॉट होंगे। यह सारी डिटेल इसमें दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद में प्लॉटों की डिटेल है। फिर यहाँ पर देखिए ये पेमेंट प्लान दिया गया है। यहाँ पर आपको यह बड़ा कायदे से देखना चाहिए। एकमुश्त भुगतान विकल्प देने पर मतलब एक मुश्त में अगर आप पैसा देना चाहते हैं, आपके पास पैसा तैयार है और आप एक मुश्त में देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भूखंड के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 5% की छूट अनुमन्य होगी। यानी कि जब आपको प्लॉट अलॉट हो गया यहाँ पर और आपको अलॉटमेंट लेटर दे दिया गया, उसके 60 दिन के अंदर, अगर 2 महीने के अंदर आपने पूरा पैसा इनको दे दिया, जो 54 लाख और 63 लाख रुपया है, अगर पूरा पैसा आप एक साथ देते हैं, आप किस्त वाले विकल्प में नहीं जाते हैं, तो 5% का आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, 5% की आपको छूट मिल सकती है। किस्तों में भुगतान विकल्प देने पर, यानी कि अगर आप किस्तों में यहाँ पर पैसा देना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके लिए भी बताया गया है, संपत्ति आवंटन के पश्चात रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल किया जाएगा। यानी कि अगर आपको यहाँ पर लॉटरी में प्लॉट मिल जाता है, उसके बाद में आपने ये कहा कि भाई हम एक मुश्त पैसा नहीं दे सकते हैं, हम किस्तों में प्लॉट लेंगे, तो यहाँ पर आपको यह एग्रीमेंट फॉर सेल करेंगे और उसका जो खर्चा वगैरह होगा वह आपको देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है जिसमें एग्रीमेंट फॉर सेल के बिंदु 1.3 के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह भी आपको आगे मैं बताऊंगा 1.3 क्या है, अगले पेज में इनके शायद यह मिले। हाँ, यहाँ पर देखिए ये भुगतान का तरीका दिया गया है, जिसमें ये सब इनके बिंदु लिखे हुए हैं कि क्या क्या किस तरीके से भुगतान आपको करना है। तो 1.1 जो ये है, इसमें भुगतान की तिथि एवं किस्तों की धनराशि जमा करने के संबंध में विवरण पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। भुगतान तिथि एवं किस्तों की जो जानकारी है कि यानी कि आपको अलॉटमेंट हो गया और आपने जो पैसा इनको देना था 1 महीने के अंदर, वह सारा पैसा इनको दे दिया, जो मैंने पीछे बताया था, 24 लाख और कुछ था, वह पैसा अगर आपने इनको दे दिया, उसके बाद में जो 72 महीने की किस्तें बनेंगी, वो किस्तों की जानकारी यहाँ पर पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यानी कि आपको यह एक मांग पत्र देंगे जिसमें यह बताएंगे कि आपको इस तारीख पर और इतना इतना पैसा आपको देना है।
संपत्ति के दूसरा पॉइंट है कि संपत्ति को सार्वजनिक लॉटरी ड्रा से आवेदक को आवंटित किया जाएगा, यानी संपत्ति का जो आवंटन है यहाँ पर लॉटरी के द्वारा किया जाएगा। प्रदेशन आवंटन पत्र के अनुसार तीसरा पॉइंट इनका है, निर्धारित अंतिम तिथि में बैंक में अवकाश होने की स्थिति में बैंक के आगामी कार्य दिवस तक किस्त की धनराशि पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में विलंब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज अतिरिक्त देय नहीं होगा। यानी कि जिस दिन आपकी किस्त जाना है, अगर उस दिन बैंक में छुट्टी है और आपकी किस्त नहीं कट पाती है तो उसके अगले दिन अगर आपका किस्त कटता है तो यहाँ पर कोई ब्याज आपको नहीं देना होगा। अच्छा, ये 1.3 वाला इनका यही पॉइंट था जो वहाँ पर ऊपर आपने देखा था, यहाँ पर बताया गया था। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। एग्रीमेंट फॉर सेल के बिंदु संख्या 1.3 के अनुसार परिवर्तित किया जा सकेगा। 1.3 इनका यही वाला था। फिर इनका 1.4 जो है नियम, इसमें क्या कहते हैं, आवंटी किसी भी समय अवशेष किस्तों की निर्धारित संख्या से कम किस्तों में भुगतान करने हेतु तो आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एकमुश्त जमा करके किस्तों की धनराशि का कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति संपत्ति प्रबंधक कार्यालय के प्रभारी के स्तर से दी जा सकती है। किस्त पर आवंटित प्रश्नगत संपत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एकमुश्त जमा किया जा सकता है। यानी कि इसमें इनका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई संपत्ति आपको अलॉट हो गई, कोई प्लॉट आपको अलॉट हो गया और आपने किस्तों वाला विकल्प चुन लिया है और आप किस्तों में पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपके पास कहीं से पैसे की व्यवस्था हो गई, आप ये चाहते हैं कि कुछ पैसा मैं जमा कर दूं जिससे हमारी किस्त कम हो जाए, या पूरा पैसा मैं एक मुश्त जमा कर दूं और हमारा काम ख़त्म हो जाए, किस्तें बंद हो जाएं, तो वह आप यहाँ पर करवा सकते हैं। तो संपत्ति प्रबंधक कार्यालय में आपको संपर्क करना होगा, वहाँ से आप यह काम अपना करवा सकते हैं, एक मुश्त पैसा बाद में दे सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास पैसा पूरा नहीं है तो आप यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं। अगर आपका लॉटरी में नाम निकल आता है तो आप प्लॉट ले लीजिए और किस्तों वाला विकल्प चुन लीजिए, और बीच में कभी मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी आपको बेचना है या कुछ आपका फंड कहीं से आना है, कुछ है, आपके पास पैसे की व्यवस्था हो जाती है तो आप पूरा पैसा दे करके यहाँ अपनी किस्तें बंद करा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो 5% की छूट थी वह आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद में इनका जो 5वां पॉइंट है, इसमें लिखा संपत्ति आवंटन के पश्चात रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल किया जाएगा जिसका पंजीकरण शुल्क आवंटी द्वारा देय होगा। आवंटनोपरांत एग्रीमेंट की शेड्यूल्ड सी समयावधि के अनुसार धनराशि का भुगतान आवंटी द्वारा किया जाएगा जिसमें एग्रीमेंट फॉर सेल की बिंदु 1.3 के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। यहाँ पर देखिए फिर वही बिंदु दिया गया है। फिर अगला इनका जो नियम दिया गया है, किसी भी भुगतान की विलंब की दशा में परिषद की अनावासी एवं आवासीय संपत्तियों के निस्तारण संबंधी नियमावली यथा संशोधित 2016 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बहुत नियम कायदे कानून है भैया, प्लाट दे रहे हैं कि एकदम बांधे दे रहे हैं, बहुत नियम कानून इनके में है। अब ये सब नियम कानून पढ़ेगा आदमी की प्लाट लेगा। चलिए अगला इनका क्या नियम कानून है कि समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक आरटीजीएस एनएफटी ऑनलाइन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगी। यानी कि जहाँ पर ये बताए हैं जो बैंक है वहीं पर आप पैसा जमा कर सकते हैं, दूसरी बैंक में नहीं आप जमा कर सकते हैं, और उसी शाखा में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही देय होगी। यानी कि मान लीजिए इनका एचडीएफसी में है और एचडीएफसी में जिस ब्रांच में हो उसी ब्रांच में जाकर के आपको पैसा जमा करना होगा। आरटीजीएस या नेफ्ट के माध्यम से आप दे सकते हैं। उसके बाद में दिया गया है, अपरिहार्य परिस्थिति में भवन के मूल्य में वृद्धि होती है तो उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियम एवं विकास अधिनियम 2016, उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियम एवं विकास नियमावली 2016 तथा भू संपदा विनियम विकास विक्रय पट्टा के लिए करार नियमावली 18 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये अभी अलग मामला है, इसको किसी और दिन समझेंगे इस मामले को, क्योंकि इस वीडियो में अगर सारा कुछ समझने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें बाकी लिखा गया है कि भूखंड का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों एवं देय स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्री शुल्क अदायगी के बाद हस्तगत किया जाएगा। यानी कि ये तो भैया सबको पता है, जब आप पूरा
सब कुछ दे देंगे, उसके बाद में ही आपको प्लॉट मिलेगा नहीं मिलेगा आप सोचेंगे, पहले आप सारा कुछ ले लेंगे, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री, लिखाई सारा कुछ आप आवंटी से ही लेंगे, ये सबको पता है। ठीक है, फिर भी आपने लिख के दे दिया और हम बता दे रहे हैं यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर्स को। उसके बाद में दिया गया है आवंटन में परिषद शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा। तो भैया ये पॉइंट एकदम इनका आप कायदे से समझ लीजिए कि जो आरक्षण है, रिजर्वेशन, वो यहाँ पर शासन द्वारा जो निर्धारित किया गया है उन नियमों के अनुसार यहाँ पर देय होगा। उसके बाद में है भूखंड के परिषद नियमानुसार मूल्य के उपरांत भुगतानोपरांत समस्त औपचारिकताओं पूर्ति उपरांत भूखंड का कब्जा हस्तगत किया जाएगा। परिषद द्वारा विलंब से कब्जा दिए जाने की दशा में एग्रीमेंट फॉर सेल की शर्तों प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फोर्स मेजर की स्थिति में किसान आंदोलन की वजह से हुए विलंब पर अथवा ऐसी परिस्थितियों जो कि परिषद के वश में नहीं है उनमें कब्जा देने की तिथि बढ़ाई जा सकती है, जिस पर ब्याज दे नहीं होगा। तो भैया यहाँ पर आप लोग यह समझ लें कि यह जो पॉइंट है इनका, यह पॉइंट बहुत ही तगड़ा पॉइंट इनका है कि भूखंड के परिषद नियम अनुसार मूल्य के भुगतानोपरांत, यानी कि अगर आपने पैसा सारा कुछ दे दिया है, सारी चीज़ें, सारी औपचारिकताएं आपने पूरी कर ली है, पैसा दे दिया, रजिस्ट्री करा ली, सब कुछ करा लिया, भूखंड का कब्जा हस्तगत किया जाएगा। यानी कि जब सब कुछ आप दे देंगे, सारे पैसे वगैरह सारा कुछ ड्यूज इनका अदा कर देंगे, तब आपको भूखंड पर कब्जा दिया जाएगा। अगर परिषद द्वारा विलंब से कब्जा दिए जाने की दशा में एग्रीमेंट फॉर सेल की शर्तों प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जो एग्रीमेंट फॉर सेल होगा उसमें जो नियम कानून लिखे हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलन या कोई आंदोलन या कुछ भी ऐसी व्यवस्था हो जाती है जो इनके बस में नहीं है, परिषद के वश में स्थितियां नहीं है, या मान लीजिए कोई कोर्ट केस हो गया, किसानों ने आंदोलन कर दिया, या कुछ भी अगर समस्या हो जाती है तो फिर यहाँ पर ये आपको कब्जा नहीं दे पाएंगे। ऐसी परिस्थितियाँ अगर बनती हैं तो कब्जा देने की डेट ये बढ़ा सकते हैं और उस पर किसी भी तरीके का कोई ब्याज वगैरह ये आपको नहीं देंगे। अगर कोई भी मामला खटाई में पड़ता है, कहीं भी कोई समस्या आती है, तो ना तो ये आपको पैसा वापस करेंगे और ना ही ये आपको आपके पैसे पर कोई ब्याज देंगे। जब तक तारीख पर तारीख मिलती रहेगी तब तक आपको तारीख पर तारीख लेनी रहेगी। ये आप लोग समझ लें। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई प्लॉट तो हम आपको दे रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन कोई वजह ऐसी आ गई, सरकारी व्यवस्था है, तारीख पर तारीख लगने लगी तो फिर आपको तारीखें मिलती रहेंगी, कोई ब्याज वगैरह आपको नहीं मिलेगा और ना ही आप ये कह सकते हैं कि मेरा पैसा वापस आप कर दीजिए, मैं नहीं लूँगा। ये कुछ आप नहीं कर सकते हैं, आपको इंतज़ार करना होगा। तो ये दूसरा पॉइंट इनका आवंटन नियम है। आवंटन नियम आप देख सकते हैं। आरक्षण की सुविधा परिषद द्वारा नियमानुसार देय होगी, यानी जो सरकारी नियम कानून होंगे आरक्षण के इनके यहाँ वो आपको मिलेंगे। प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध संपत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लॉटरी ड्रा द्वारा आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। मान लीजिए 72 प्लाट हैं और इनको जो आवेदन मिलते हैं, प्लॉट की मांग ज़्यादा होती है, मान लीजिए 72 प्लॉट हैं और इनके पास 700 आवेदन आ गए हैं, तो लॉटरी की जाएगी। अगर उतने ही आवेदन आते हैं तो आपको डायरेक्ट भी प्लॉट मिल सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि खरीदने वाले बहुत लोग बैठे हैं जो यहाँ पर आवेदन करेंगे। हाँ, इसमें अगले उसमें दिया गया है कि लॉटरी ड्रा से 1 सप्ताह पूर्व, यानी जो यहाँ लॉटरी होगी और उसमें जितने आवेदक हैं, जितने लोगों ने आवेदन किया रहेगा, उन सभी का नाम इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें लॉटरी ड्रा हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, यानी जो लॉटरी होनी है जिस डेट को, उस डेट से पहले यदि कोई त्रुटि कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से व्यक्तिगत अथवा ईमेल से कार्यालय को सूचित कर देंगे। तदनुसार परीक्षण के उपरांत उनका निराकरण संबंधित संपत्ति प्रबंधक कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा ससमय किया जा सकेगा। अन्यथा लॉटरी ड्रा की तिथि एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा, अतएव आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
यानी कि एक हफ्ते पहले ये आपको सूचित कर देंगे कि ये आवेदक हैं, इनका लॉटरी में नाम आएगा, और आपने अगर आवेदन किया है, कोई गड़बड़ी कुछ गलती हो गई है तो इनको आप सूचित कर दें या वहाँ जा कर के ठीक करवा लें, यह आपको समय मिलेगा। अगला है संपत्ति के विरुद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी पृथक पृथक सूची तैयार की जाएंगी। यानी कि वहाँ पर जो आरक्षण है उसके हिसाब से अलग अलग सूची तैयार की जाएगी, वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में संपत्ति आवंटन हेतु लॉटरी ड्रा की तिथि समय की सूचना परिषद की वेबसाइट पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जाएगी। यानी 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि इस दिन लॉटरी होगी, और यह इनकी वेबसाइट पर और समाचार पत्र के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा। कम से कम 10 दिन पूर्व ये प्रकाशित कर देंगे या प्रसारित कर देंगे, जो भी है 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा इस दिन लॉटरी होनी है। लॉटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित संपत्तियों का विवरण लकी ड्रा के पश्चात परिषद की वेबसाइट पर यथासंभव उसी दिन प्रसारित कर दिए जाएंगे। यानी कि जिनका जिनका लॉटरी में नाम आएगा, जिनको जिनको प्लॉट मिलेगा, वो उसी दिन वहाँ पर देख पाएंगे वेबसाइट पर कि आपका नाम लॉटरी में आया है या नहीं आया है, और साथ में आपको डाक के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से वह सूचना दे भी दी जाएगी। यानी आपको वेबसाइट से और डाक वगैरह के माध्यम से ये सूचित कर देंगे कि भाई आपका प्लॉट लॉटरी में निकला है, आगे की कार्रवाई के लिए आप आ जाएं। जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से संपत्ति का आवंटन किया गया है उसी उपयोग में लाई जाएगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्रवाई परिषद द्वारा की जाएगी। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि जैसे रेजिडेंशियल प्लॉट, आवासीय प्लॉट दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आवासीय घर ही बनाना है, अन्य कोई कार्य नहीं करना है। ना तो यहाँ पर आप कमर्शियल कर सकते हैं, ना तो कोई मल्टी स्टोरी बना सकते हैं, ना कोई और कार्य कर सकते हैं। आपको घर बनाने के लिए प्लॉट दिया जा रहा है, घर ही आप बनाएंगे। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं, तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल कर दी जाएगी। परिषद शासनादेशों के अनुसार लॉटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदनों के मध्य नियमानुसार की जाएगी। यानी कि जो लॉटरी का ड्रा होगा उसमें आरक्षण की सुविधा आवेदकों आवेदन पत्रों के माध्यम से नियमानुसार की जाएगी। यानी बहुत सारे लोग आरक्षण के लिए आरक्षण के साथ में डालेंगे, तो उसमें जो नियम कानून इनके होंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में है प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लॉटरी ड्रा द्वारा किया जाएगा। उक्त के उपरांत यदि संपत्ति शेष रह जाती है तो किस्तों में भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लॉटरी ड्रा से कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यहाँ पर ये सबसे तगड़ा पॉइंट इनका है, ये भी आप समझ लें, नहीं तो आप सपना ही देखते रह जाएंगे और प्लाट कोई दूसरा ले जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लॉटरी ड्रा द्वारा किए जाएंगे। यानी कि अगर 72 लोग ऐसे आ जाते हैं जो एकमुश्त भुगतान देने को तैयार हैं कि भाई हम इकट्ठे पैसा दे रहे हैं, तो सार्वजनिक लकी ड्रा कर दिया जाएगा उक्त के उपरांत। यानी 72 लोग जैसे आ जाते हैं तो एक सार्वजनिक लकी ड्रा कर दिया जाएगा, उसमें जिसको जिसको जो प्लाट मिलेगा दे दिया जाएगा। अगर उसके बाद कोई संपत्ति शेष रह जाती है, मान लीजिए 72 आए, 72 में से 70 ने ही लिया, 2 प्लॉट बच गए, तो उनको किस्तों के भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लॉटरी ड्रा कराया जाएगा। यानी कि प्रथम चरण में जो पहले लॉटरी होगी उसमें एकमुश्त वाले आवेदक होंगे। 2 चरण में लॉटरी होगी। पहले चरण में जिन लोगों ने चुना होगा कि हम भाई एक साथ पूरा पैसा दे देंगे, तो उनकी अलग लॉटरी होगी, उन लोगों की लॉटरी हो जाएगी। उसके बाद में जो प्लॉट बचेंगे उन प्लॉटों की लॉटरी अलग होगी। शायद यही इनका कहना है। यानी कि यहाँ पर प्राथमिकता उन्हीं लोगों को है जो एक बार में एकमुश्त पैसा देना चाहते हैं, उन लोगों को पहले यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। पैसे वालों का यहाँ पर भी बोलबाला है। पंजीकरण, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर पंजीकरण हेतु तो पात्रता इसमें क्या है आप देख लीजिए। पंजीकरण हेतु पात्रता है यहाँ पर आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को 18 वर्ष से कम ना हो। यानी 18 वर्ष से कम का कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन नहीं कर सकता है।
बाकी 18 वर्ष से ऊपर कितना भी हो आवेदन कर सकता है। उसके बाद में 3.3 इनका 3.3 तीसरा नियम है, आवेदक अथवा उसके परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय एकल भवन भूखंड के आवंटन हेतु पात्र होंगे। अब यहाँ पर देखिए इन सब चीज़ों में लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। आप वीडियो तो काफ़ी लंबा हो रहा है, वीडियो में बने रहें, आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा ताकि आपको फॉर्म भरना है अगर तो आप आसानी से फॉर्म भर सकें और किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता ना पड़े किसी दूसरे से पूछने की। आपका सारा कुछ इसी में मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर दिया गया आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय एकल भवन या भूखंड के लिए आवेदन हेतु पात्र होगा। यानी कि एक परिवार में कौन कौन आता है यह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। एक नगर का मतलब है एक जिले में एक ही आवासीय, यानी कि अगर आप लखनऊ में हैं तो लखनऊ की किसी एक योजना में केवल एक प्रॉपर्टी के लिए आवेदन के लिए पात्र हैं। अगर आप ले चुके हैं तो नहीं है, अगर नहीं लिया है तो आप पात्र हैं। और इस परिवार में कौन कौन काउंट होगा कौन कौन नहीं होगा यह मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहां आवासीय एकल भवन या भूखंड क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की परिषद द्वारा आवंटित कोई संपत्ति हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में परिषद की एक से अधिक संपत्ति ना हो। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जो आवेदक है जो आवेदन कर रहा है उसके परिवार के पास उस नगर जहाँ आवेदन कर रहा है, यानी लखनऊ में अगर आवेदन कर रहे हैं तो लखनऊ में एकल सिंगल मकान के लिए भवन या भूखंड मकान या प्लॉट क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है। केवल एक ही के लिए आप कर सकते हैं। उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की परिषद द्वारा आवंटित कोई संपत्ति हो तो उत्तर प्रदेश के किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में परिषद की एक से अधिक संपत्ति ना हो। यानी कि अगर आप कहीं दूसरी जगह आपका आवास विकास का कोई भवन या भूखंड है तो वह एक से अधिक ना हो। बात समझ गए आप लोग? अगर नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता दूं, अगर लखनऊ में आप आवेदन कर रहे हैं और ऑलरेडी आपने गोरखपुर में आवास विकास से ले रखा है तो वो एक से अधिक ना हो। ऐसा ना हो कि गोरखपुर में भी आपने 4 ले रखा है तो वहाँ पर एक से अधिक ना हो, तभी आप यहाँ पर आवेदन करें, अन्यथा आवेदन आपका अमान्य हो सकता है अगर इनको पता चलता है ऐसा कि आप जगह जगह पर खरीद रहे हैं, पैसा आपके पास है। भूखंडों के आवंटन में आय सीमा प्रतिबंधित नहीं है। तो यानी कि जो आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता था वह यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट आपको नहीं देना पड़ेगा। ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ, चौथा जो दिया गया है पंजीकरण के नियम है, इसमें चौथा पंजीकरण के नियम है। इसमें आप देख लें, ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर के मुख्य होम पेज पर क्लिक करेंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लॉट हाउस फ्लैट पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात खुलने वाले वेब पेज लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आवेदक द्वारा संबंधित योजना की समस्त जानकारी या भली भांति पढ़ करके अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ यह सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं और इसीलिए मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ क्योंकि आवेदन में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, आप सारी चीज़ें समझ लें। चौथा है, पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर पंजीकरण कर रहे हैं तो अगर आप भाई हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, या आप दोस्त हैं तो नहीं कर सकते हैं। जो संयुक्त पंजीकरण होगा वह पति पत्नी के नाम से हो सकता है। केवल पति पत्नी ज्वाइंट यहाँ पर प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अन्य कोई ज्वाइंट में नहीं ले सकता है। पांचवा है, यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लॉटरी ड्रा की तिथि से पहले जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए
जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती बिना ब्याज वापस कर दी जाएगी। यानी कि आपने अगर यहाँ पर आवेदन किया है प्लॉट लेने के लिए, आपने 2 लाख रुपए यहाँ पर जो 2 लाख कुछ रुपए हैं वो आपने जमा कर दिए हैं और आप यहाँ पर प्लॉट लेना चाहते हैं, लेकिन लॉटरी के पहले आप चाहते हैं कि नहीं मुझे भाग नहीं लेना है लॉटरी में, तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं, जिसमें किसी भी तरीके की कोई कटौती नहीं की जाएगी और कोई ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में है, यदि कोई आवेदक पात्रता चयन नंबरिंग ड्रा में चयनित होने के बाद परंतु निर्गत मांग पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि का 20% कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जाएगी। पात्रता नंबरिंग ड्रा में चयनित होने की तिथि के 3 माह बाद निस्तारीकरण की दशा में पंजीकरण धनराशि का 50% कटौती की जाएगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है कि भाई अगर आपने यहाँ पर आवेदन किया है, लकी ड्रा में आपका नाम आ जाता है और आप यहाँ पर अपना पंजीकरण निरस्त कराना चाहते हैं और आपको प्लॉट नहीं लेना है, तो फिर आपको 20% की कटौती कर करके जो पैसा आपने जमा किया है उसमें 20% पैसा काट के आपको बिना ब्याज के बाकी पैसा दे दिया जाएगा। और पात्रता नंबरिंग ड्रा में चयनित होने के तिथि से 3 महीने बाद, यानी कि अगर आप 3 महीने बाद में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे प्लॉट नहीं लेना है, तो आपका 50% पैसा काट लिया जाएगा, बाकी का पैसा आपको बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। यह देखिए यह सरकारी व्यवस्था है, आप लोग ध्यान दें यहाँ पर कि 20% और 50% की कटौती यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, ये सरकारी व्यवस्था है। यही प्राइवेट बिल्डर जब करता है तो कस्टमर उसको तमाम तरीके की धमकियाँ देता है, तमाम चीज़ें कहता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तमाम शोर सिफारिश लोग लगाने लगते हैं, अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का, या किसी का कोई नेता जानने वाला है या कोई अधिकारी जानने वाला है तो दबाव देते हैं। यहाँ पर देखिए आप सिस्टम से नहीं लड़ सकते हैं, कोई दबाव नहीं दे सकते हैं। यानी कि प्लॉट अगर यहाँ पर आपका नाम आ गया है और आप तुरंत कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं लेना है, तो 20% तो आपका कटना ही कटना है। अगर 3 महीने बाद आप जाते हैं तो 50% पैसा आपका काट लिया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अनुबंध निष्पादन के उपरांत संपत्ति निरस्तीकरण संबंधी आवेदन करने पर पंजीकरण आवंटन के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आवंटन पत्र जारी करने के 3 माह के भीतर आवंटन निरस्त करने संबंधी आवेदन करने पर पंजीकरण धनराशि का 20%, 3 माह पश्चात आवेदन करने पर 50% कटौती करते हुए शेष धनराशि 50% आवंटी को निरस्तीकरण के 45 दिन में एवं शेष 50% संपत्ति के पुनर्आवंटन तथा 1 वर्ष में जो भी पहले के अनुसार वापस कर दी जाएगी। यहाँ पर भी देखिए पॉइंट है, यानी कि अगर आप पहले जाते हैं, आपका अनुबंध पत्र यानी कि जो एग्रीमेंट इनके साथ आपका होगा, वो एग्रीमेंट हो जाने के बाद में अगर आप कहते हैं कि मुझे प्लॉट नहीं लेना है, संपत्ति आवंटन निस्तारीकरण की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आवंटन पत्र जारी होने के 3 माह के भीतर, यानी अगर आप 3 महीने के अंदर जाते हैं तो 20% आपकी कटौती होगी, 3 महीने बाद जाते हैं तो आपकी 50% की कटौती होगी। शेष धनराशि जो 50% आपका पैसा बचता है वो निरस्तीकरण के 45 दिन में एवं शेष 50% संपत्ति के पुनः आवंटन पर, यानी जब वो प्लॉट बिक जाएगा तो उसके बिकने पर या 1 साल में आपको वापस किया जाएगा। यानी जो 50% पैसा है उसमें भी आपको 25% करके यह आपको देंगे। यहाँ पर देखिए कितना कायदे से बताया गया है कि जो 50% कटौती करते हुए शेष धनराशि, जो आपकी शेष धनराशि बचेगी उसका 50%, यानी अगर आपका 5 लाख बचता है, आपने 10 लाख जमा किया है तो 5 लाख आपका कट जाएगा और जो 5 लाख रुपया बचेगा उसका 50% यानी कि 2.5 लाख रुपया आपको 45 दिन में दिया जाएगा। बाकी जो पैसा आपका
प्रतिशत बचेगा यानी 2.5 लाख रुपया, वह आपको तब मिलेगा जब यह संपत्ति जो आपने छोड़ी है बिक जाती है या 1 वर्ष हो जाता है, उसके बाद में वापस की जाएगी, जिसमें कोई ब्याज वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। यह सरकारी नियम है। आप जो लोग बहुत दम भरते हैं वह ये देख लें, यह सरकारी पेपर है और सरकारी व्यवस्था है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है, बुकिंग धनराशि जमा करने के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत किया जाएगा। तत्पश्चात अनुबंध निष्पादन के उपरांत धनराशि जमा कराई जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर बुकिंग धनराशि आप जमा कर देंगे, उसके बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा, उसके बाद में आपको निष्पादन उपरांत धनराशि जमा कराई जाएगी। आवेदन पत्र भरने से पूर्व पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को भली भांति अध्ययन अवश्य कर लें ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। यानी कि अगर आपने कुछ गड़बड़ किया है या कुछ छोड़ दिया है तो फिर आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। श्रेणी इसमें यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर आरक्षण बताया गया है। देखिए आरक्षण किसको किसको है। अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति हैं उनका 21% का आरक्षण है। और जो यहाँ पर दिया गया है, देखिए रियायती एवं सूचनात्मक टिप्पणी, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अंतर्गत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होंगी। पंजीकरण आवेदन के साथ जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी। यानी आप अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ यहाँ पर लेना चाहते हैं तो आपको अपना जो सर्टिफिकेट है SC ST का वह आपको देना पड़ेगा। जो अनुसूचित जाति का जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, जिसकी फ़ोटोकॉपी आपको देनी होगी और वह प्रमाणित हो, वह आपको देना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए भी सेम है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2% का आरक्षण है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का आरक्षण यहाँ पर दिया गया। माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था है, जिसमें आपको जो देना होगा पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ में जिलाधिकारी प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति यहाँ पर भी आपको देनी पड़ेगी। जो इसका सर्टिफिकेट होगा वह आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनके लिए 5% का यहाँ पर आरक्षण है। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र की छायाप्रति यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। जैसे कि आप रिटायर हो चुके हैं, सरकारी सेवाओं में थे, तो वहाँ आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि मैं सरकारी कर्मचारी था और इन सुरक्षा सेवाओं में था। तो उसमें आगे क्या क्या है, कौन कौन से लोग हैं इन सेवाओं में, सरकारी सेवाओं का मतलब यहाँ पर क्या है, वह अभी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर पालिका, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए 2% का आरक्षण यहाँ पर है। इसमें भी आपको प्रमाण पत्र मूल रूप से उपलब्ध कराएं लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, यानी कि इन सब में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो या कर्मचारी हैं तो 2% का आपको आरक्षण मिलेगा और कम से कम 2 साल पुरानी आपकी नौकरी यहाँ पर होनी चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति के लिए आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिक हैं तो आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण होने के आधार पर, यानी कि जिस दिन आप आवेदन पत्र जमा कर रहे हो उस दिन आप 60 वर्ष पूरे कर चुके हों या उससे अधिक हों, तो वहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र, पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र, किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराएं। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराएं। यानी कि अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको 10% का यहाँ पर आरक्षण मिलेगा और जिस दिन आप आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं उस दिन आप 60 वर्ष के हों या उससे अधिक हों
और उसका प्रमाण पत्र ये जो चीज़ें दी गई हैं इनमें से आपको कुछ ना कुछ देना होगा। और यहाँ पर लिखा गया है नीचे, दिनांक 1/9/2020 से दिनांक 30/9/2020 तक कुल 83 भूखंड एवं दिनांक 1/1/2021 से 2/9/2021 तक कुल 262 भूखंड हेतु खोले गए पंजीकरण जिसमें तत्समय आरक्षण निर्धारित किया जा चुका था से अवशेष रिक्त कुल 72 नग भूखंडों हेतु श्रेणीवार आरक्षण परिषद नियमानुसार निर्धारित किया जाना है। ठीक है, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं समझ में आया क्या था। उसके बाद में यहाँ पर जो श्रेणियाँ हैं यह बताई गई हैं कि कोड अगर नहीं भरते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है। कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण कोड भरने के आधार पर चयनित होता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो श्रेणियाँ दी गई हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई हैं यह सब श्रेणियाँ हैं, है ना। तो इनसे संबंधित आपको प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे और वहाँ पर जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें कोड सिस्टम है, वो कोड भी मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। अगर कोड आप नहीं भरते हैं और तो आपको अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जाएगा। यानी कि अगर आप इनमें से किसी श्रेणी में आते हैं और आवेदन करते समय इनका कोड आपने वहाँ पर अप्लाई नहीं किया तो आपको नॉर्मल मान लिया जाएगा, इस आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है, अगर आपने आरक्षण कोड भरा है और आप चयनित हो जाते हैं और उसके आधार पर आप चयनित हो जाते हैं, आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। अगर आप कोड भरते हैं, आपका चयन हो जाता है तो आपको प्रमाण पत्र जरूर देना पड़ेगा कि भाई यह श्रेणी में मैंने आवेदन किया है और यह श्रेणी का यह आवेदन पत्र है। अगर आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण होता है, गड़बड़ होता है और जो सत्यापित की बात की गई है कि गेजेटेड ऑफिसर या राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए, अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं तो वह सही नहीं माना जाएगा और आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सकेगी। यह भी है, यानी कि कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करें, जो जो सही हो वही चीज़ करें, वही काम करें। इनका कहने का मतलब ये है, डरवा भी रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति पात्र नहीं माने जाएंगे, उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जाएगा। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन आप कर सकते हैं, सामान्य आवेदन आपका माना जाएगा। उसके बाद में असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी। यानी कि अगर आपको प्लॉट अलॉट नहीं होता है, लॉटरी में आपका नाम नहीं आता है तो आपका पैसा कैसे वापस होगा, यहाँ पर ये बताया गया है। असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासंभव 1 माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गए बचत खाते में RTGS NEFT के माध्यम से वापस कर दी जाएगी। यानी अगर आपको प्लॉट नहीं मिलता है, लॉटरी में आपका प्लॉट नहीं निकलता है तो 1 महीने के अंदर आपको RTGS या NEFT के माध्यम से आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, जो बैंक अकाउंट आपने आवेदन में अपना दिया होगा उसमें। उसके बाद में है आवंटन पत्र के अनुसार संपत्ति के नियमानुसार भुगतानोपरांत व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरांत भूखंड का कब्जा हस्तगित किया जाएगा। यानी कि जब सारा पैसा वगैरह आप दे देंगे, सारी औपचारिकताएं पूरी कर लेंगे, उसके बाद में आपको कब्जा दिया जाएगा। इसके बाद में आवंटन लॉटरी में सफल आवेदकों को लॉटरी तिथि से 30 दिन के अंदर प्रदेशन पत्र निर्गमन की कार्यवाही व्यवहारिक की जाएगी। उक्त के उपरांत संपत्ति प्रबंधन कार्यालय में उपस्थित होकर के निर्धारित प्रारूप पर विक्रय करार एग्रीमेंट फॉर सेल निष्पादित पंजीकरण कराना होगा। निष्पादित यानी कि निष्पादित या पंजीकरण कराना होगा। तो यानी कि अगर आपका लॉटरी निकलता है तो 30 दिन के अंदर आपको एग्रीमेंट फॉर सेल कराना ही कराना है। विक्रय विलेख की पूर्ण
पूर्णता प्रमाण पत्र की के पश्चात ही कब्जा पत्र निर्गत होगा। यानी कि विक्रय विलेख, अगर आपका रजिस्ट्री हो गई है, विक्रय विलेख मतलब रजिस्ट्री एवं पूर्णता प्रमाण पत्र के पश्चात ही कब्जा पत्र निर्गत होगा। यानी कि रजिस्ट्री हो गई और जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद में ही आपको कब्जा दिया जाएगा, कब्जा पत्र दिया जाएगा, पोजीशन लेटर आपको दिया जाएगा। आवेदक द्वारा, यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है कि रजिस्ट्री होते ही आपको वहाँ पर कब्जा नहीं दिया जाएगा। आपकी रजिस्ट्री हो गई, विक्रय विलेख आपका हो गया और पूर्णता प्रमाण पत्र, इसका मतलब है प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट इनको अगर मिल गया, उसके बाद ही आपको यहाँ पर जो पोजीशन लेटर है वह मिलेगा। उसके बाद में ही आपका कब्जा माना जाएगा कि कौन सा प्लाट आपको कहाँ पर कब्जा दिया गया, वो तभी आपका माना जाएगा। केवल रजिस्ट्री से आप नहीं मान सकते कि मुझे मिल गया प्लाट। उसके बाद में है आवेदक द्वारा नियमानुसार भूखंड के मूल्य का भुगतान परिषद खाते में सेल डीड करने से पूर्व करना अनुसार है। यानी कि आपको नियम अनुसार पहले ही सारे पैसे दे देने हैं, उसके बाद में सेल डीड यानी रजिस्ट्री आपकी होगी। कब्जा पत्र जारी होने के बाद, यानी कि जो पोजीशन लेटर है, निर्धारित तिथि तक भौतिक कब्जा न मिलने पर परिषद द्वारा विलंब अवधि हेतु रखरखाव शुल्क नियमानुसार देय होगा। यानी कि अगर आपको पोजीशन लेटर जारी कर दिया गया है और जो डेट उसमें दी गई है उस पर आपको अगर भौतिक कब्जा दिया जा रहा है, आप नहीं लेने आते हैं, तो आप विलंब अवधि हेतु रखरखाव शुल्क नियमानुसार देय होगा। यानी कि आपको और पैसा देना पड़ेगा उनको मेंटेनेंस का, अगर आप कब्जा लेने नहीं आते हैं। उसके बाद में तथ्यों को छिपाना, यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य, मिथ्या, त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसके पंजीकरण, आवंटन, निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गई संपूर्ण धनराशि जब्त कर ली जाएगी एवं नियम अनुसार विधिक समस्त अन्य कार्यवाहियाँ की जाएंगी। यानी कि भैया अगर आपने कोई गड़बड़ की है, आपने कुछ झूठ बोला है, कोई गड़बड़ पेपर दिया है, तो फिर आपका वहाँ पर आवंटन या आपकी रजिस्ट्री निरस्त की जा सकती है। जो भी कंडीशन में आप हैं, जब पता चलता है, मान लीजिए लॉटरी ही हुई है तब पता चल जाता है, तब भी निरस्त कर दिया जाएगा, या रजिस्ट्री हो गई है तब भी आपकी रजिस्ट्री कैंसिल कराई जा सकती है और साथ साथ में आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। बहुत लंबा चौड़ा है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो यह सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ कर के बताने में बहुत समय लगेगा और आप लोग भी इतना मेरे हिसाब से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब तो मैं यह जो पूरी बुकलेट है यह मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसको दे दूँगा और उसके बाद में इसको डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। इतना लंबा वीडियो मैं करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर जो आरक्षण की श्रेणियाँ हैं, उनके कोड क्या हैं, यह बहुत ज़रूरी है, वह मैं आपको बता दे रहा हूँ। वह कोड आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी यह बुकलेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से देखने के बाद में ही आप जो आवेदन पत्र है उसको भरें, उसमें ये कोड ज़रूर डालें, क्योंकि यह कोड जब डालेंगे तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, साथ साथ में आपको इसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। यह मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। अनुसूचित जाति के लिए कोड संख्या 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3, अनारक्षित के लिए 4। अगर आप कोई नहीं डालते हैं तब भी आपको इसी में अनारक्षित में ही डाल दिया जाएगा। हॉरिजेंटल आरक्षण कोड जो है, माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उनके जो आश्रित हैं उनके लिए F है। सरकारी सेवाओं और सेवाओं के कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं, यानी कि अगर सेना में हैं या पुलिस में हैं या किसी सरकारी सेवा में हैं जो सुरक्षा से जुड़ा था, तो उसमें आपको G। अगर आप आवास विकास या लखनऊ विकास प्राधिकरण या जल संस्थान किसी के हैं तो आपको B भरना होगा। समाज के दिव्यांग व्यक्ति हैं तो आपको D भरना होगा। वृद्धजन यानी कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको O भरना होगा। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, आरक्षण वर्ग के आवेदकों को संपत्ति आवंटन के उपरांत आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र जिला अधिकारी कार्यालय से निर्गत कराकर देना होगा। उक्त के उपरांत ही आवंटन पत्र निर्गमन की कार्रवाई की जाएगी। यानी आपको भैया ये जरूर देना होगा। पहले तो आपको फोटोकॉपी देनी होगी, उसके बाद में यह आपको जिला अधिकारी कार्यालय से बनवा करके देना पड़ेगा। उसके बाद में यह परिभाषाएं दी गई हैं जो मैंने आपको कहा था मैं आगे चल करके बताऊंगा। निम्नलिखित शब्द समूह
जो ये है इसमें क्या क्या दिया गया है। जैसे आवेदक का परिवार मैंने वहाँ पर ऊपर बताया था। आवेदक के परिवार का मतलब क्या है कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आप पति पत्नी और आपके जो नाबालिग पुत्र हैं वह, अगर कोई बालिग पुत्र है तो उसको परिवार से अलग माना जा सकता है, तथा आवेदक पर पूर्णतः निर्भर उनकी अविवाहित पुत्री है, यानी कि अगर आपकी कोई बेटी है जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर वह बालिग है तो भी वह परिवार में ही जोड़ी जाएगी। यानी कि कोई भी अविवाहित पुत्री और कोई भी अवयस्क पुत्र जो 18 साल से कम है वह परिवार के अंदर जोड़े जाएंगे। अगर आपका बेटा है, उसकी शादी हो चुकी है, बहू है या कोई भाई है तो वह इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, वह अलग से आवेदन कर सकते हैं। संपत्ति का मतलब भूखंड है, यानी कि कोई भी आपके पास प्लॉट नहीं होना चाहिए। और पंजीकरण का मतलब इसका तात्पर्य ये है, पंजीकरण उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत विशेष अवधि में पंजीकरण खोलते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। सरकारी सेवाओं से तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य अथवा राज्याधीन उपाक्रम की सेवा में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों से है। सुरक्षा सैनिक तात्पर्य सेवारत सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जनजाति का मतलब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित देशांतर्गत आने वाली जातियों से है। ठीक है, ये तो जिनके मतलब का है वो सारे लोग समझ ही रहे होंगे। और दिव्यांग व्यक्ति से तात्पर्य यानी कि जिनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त हो, दिव्यांग हो, वो दिव्यांग व्यक्ति माने जाएंगे। परिषद कर्मचारी का तात्पर्य परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी कर्मचारी से है जो 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। यानी कि परिषद के अगर कर्मचारी हैं और आप परमानेंट हैं तो आपका 2 साल की सेवा हो चुकी हो पूरी। परिषद से तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद है, यानी कि इनका खुद का विभाग। विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, महानगर पालिका में स्थानीय निकाय कर्मचारियों का तात्पर्य ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्ति हुए हों। विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्य उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा। तो ये है आवेदन पत्र भरने के लिए कोड सूची। यहाँ पर फिर एक बार दोबारा डाल दी गई है, यह शायद गलती से आ गई है। ठीक है, उसके बाद में इनका ये बैंक दिया गया है, इस बैंक से भी आप फॉर्म वगैरह ले सकते हैं और यहाँ पर फीस जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से ही आपको फॉर्म भरना है। बाकी यहाँ पर विस्तृत जानकारी के लिए आप इन लोगों को फ़ोन कर सकते हैं, इंजीनियर पवन कुमार वर्मा, इंजीनियर सुनील कुमार, इनका फ़ोन नंबर और पता वगैरह ऑफिस का दिया गया है। तो इसके बाद में नामांकन पत्र है, यहाँ पर ये सब आपको भरना होगा। आप देख सकते हैं, मैं ये अपलोड कर दूंगा, उसमें लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या आपको नोटरी एक बनवानी पड़ेगी, शपथ पत्र, जिसमें आपको ये घोषणा करनी होगी कि जो भी जानकारी और पेपर में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ वह सब सही है। अगर इसमें कोई गलती पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। पंजीकरण है तो ये 1000 रुपये का फॉर्म है, प्लस साथ में GST है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जिनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर पढ़ने का। आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप परेशान हो। बहुत सारे नियम कानून बताए गए हैं जिनमें आपको बांधा गया है, और साथ में 72 प्लाट हैं, 7200 इनके नियम कानून हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद में ही यहाँ पर आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बताया है कि भैया इतना इतना पैसा काट करके आपको पैसा देंगे। सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है और इससे ज़्यादा लंबा वीडियो मैं करना नहीं चाहता हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा या वीडियो से आप बोर हो गए, आप परेशान हो गए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।